जरा सोचिए, आपके हाथ में एक अच्छी खासी रकम है, मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपए। एक बड़ी रकम है ना? शायद आपने अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा जोड़ा हो, या हो सकता है किसी पुराने निवेश से आपको बढ़िया रिटर्न मिला हो। अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल ये है कि इस रकम का क्या किया जाए। और हम इसे किसी सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहने की बात नहीं कर रहे हैं, जहां इसकी कीमत महंगाई की वजह से घटती रहे। हमें कुछ बड़ा चाहिए, कुछ ऐसा जो इस पैसे को सच में बढ़ाए, और वो भी बिना बार बार शेयर बाजार के चार्ट्स को देखे और अपनी रातों की नींद खराब किए। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है रमेश से। रमेश ये पक्का करना चाहते हैं कि ये पैसा उनके लिए सुरक्षित और असरदार तरीके से काम करे, ताकि वो बिना किसी बड़ी चिंता के अपनी जिंदगी जी सकें। उनकी नजर भविष्य पर है, शायद एक शांत रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जहां उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक पैसिव इनकम यानी बिना काम किए आने वाली आमदनी का जरिया हो। उनका लक्ष्य साफ है, इस 1 करोड़ को किसी असाधारण चीज में बदलना, कुछ ऐसा जो न सिर्फ कई गुना बढ़े बल्कि सुरक्षा और मन की शांति भी लाए। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रमेश अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए हम 5 बेहतरीन इंडेक्स फंड्स की बात करेंगे जो भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं। इनमें से हर फंड को उनकी ग्रोथ की क्षमता, आर्थिक संकट के समय में टिके रहने की ताकत और वो जो रिटर्न दे सकते हैं उसका मूल्यांकन करके चुना गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप ये वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये फंड्स किस तरह से आपके निवेश किए गए हर पैसे को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो रमेश की निवेश यात्रा को प्रेरणादायक बनाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए कैसे कई गुना बढ़ सकते हैं और आपके लिए काम कर सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। ये सफर बहुत कुछ सिखाने वाला है। अब जब हम जानते हैं कि रमेश क्या चाहते हैं, सुरक्षा और ठोस विकास, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। रमेश उन 5 फंड्स के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं जो उनके निवेश को बदल सकते हैं, लेकिन जाहिर है हम सबसे अच्छी चीज को आखिर के लिए बचाकर रखना चाहते हैं। इसलिए हम इन फंड्स को उल्टी गिनती में पेश करेंगे। हम 5वें नंबर के फंड से शुरू करेंगे और फिर पहले नंबर तक पहुंचेंगे, जिसे हम रमेश के लिए ग्रोथ और सुरक्षा का सबसे शक्तिशाली विकल्प मानते हैं। और एक बात पहले ही बता दूं, हर फंड की एक अनोखी रणनीतिक भूमिका है। उदाहरण के लिए नंबर 5 एक ठोस आधार है, सुरक्षा का एक स्तंभ जो बाजार के उतार चढ़ाव को झेलता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर फंड में थोड़ा ज्यादा जोखिम और उसके साथ साथ ज्यादा ग्रोथ की क्षमता भी होगी। अब मैं आपके साथ एक राज साझा करता हूं। अगर आपको नंबर 5 का फंड पसंद आया, तो आपको आगे आने वाले फंड्स और भी ज्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि इनमें से हर एक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं जो मिलकर रमेश के लिए और शायद आपके लिए भी एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाती हैं। तो तैयार हैं? चलिए अपनी उल्टी गिनती शुरू करते हैं। हम एक ऐसे फंड से शुरुआत करेंगे जो किसी भी पोर्टफोलियो में जबरदस्त स्थिरता लाता है, एक FMCG यानी कंज्यूमर स्टेपल्स इंडेक्स फंड। ये फंड एक अच्छी तरह से बने घर की ठोस नींव की तरह है, और मैं समझाता हूँ क्यों। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, ऐसी चीजें बनाती हैं जिनकी जरूरत हर किसी को होती है। जरा उन चीजों के बारे में सोचिए जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, बिस्किट, चाय। अब इन उत्पादों के पीछे के ब्रांड्स के बारे में सोचिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसी कंपनियां जो भारत के हर घर में पाई जाती हैं। लेकिन ये रमेश के लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये कंपनियां बाजार की सच्ची स्तंभ होती हैं। ये एक ऐसे सेक्टर से जुड़ी हैं जिसे डिफेंसिव खपत कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आर्थिक मंदी के दौर में भी इनके मूल्य में ज्यादा गिरावट नहीं आती। हमने ये कोरोना काल में भी देखा था, जब पूरा बाजार ढह रहा था, तब भी FMCG सेक्टर बहुत कम गिरा था, जिससे निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहा। सोचिए ये रमेश को कितनी मानसिक शांति दे सकता है। वो ये जानकर निश्चिंत रह सकते हैं कि उनके पैसे का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित है। तो चलिए देखते हैं कि ये फंड रमेश को क्या फायदा पहुंचा सकता है। 1 साल बाद रमेश अपने 1 करोड़ रुपए को लगभग 1.16 करोड़ तक बढ़ते हुए देख सकते हैं।
हाँ, ये शायद बहुत बड़ी रकम न लगे, लेकिन लंबी अवधि में देखने पर ही ग्रोथ की असली क्षमता दिखनी शुरू होती है। 10 साल बाद इसी फंड के साथ वो 1 करोड़ रुपए, लगभग 2.42 करोड़ के करीब हो सकते हैं, जो एक रूढ़िवादी फंड के लिए बुरा नहीं है ना? 20 सालों में उनकी संपत्ति 6.65 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। और फिर 30 साल बाद, और यहाँ है असली इनाम, अगर रमेश 30 साल तक अपना निवेश बनाए रखते हैं तो ये रकम 23 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही उन्हें सालाना लाखों रुपए डिविडेंड के रूप में मिल सकते हैं, जो हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए की पैसिव इनकम होगी। रमेश के लिए ये एक ऐसा फंड है जो चुपचाप दिन ब दिन काम करता है, अपनी रफ्तार से मूल्य बनाता है। ये जानकर सुकून देता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद उनके पोर्टफोलियो की नींव ठोस बनी हुई है। अब सोचिए कि ये आपके लिए क्या मायने रख सकता है। क्या आपने कभी ऐसे फंड के बारे में सोचा है जो इस तरह की स्थिरता लाए? कुछ ऐसा जो समय के साथ एक सुरक्षित आय का स्रोत बन जाए। अगर ये दिलचस्प लगता है तो बस अगले फंड का इंतजार कीजिए, जो मजबूत आर्थिक दौर में और भी ज्यादा ग्रोथ का वादा करता है। चलिए पता करते हैं। सुरक्षा और स्थिरता देने वाले फंड को देखने के बाद अब हम ग्रोथ की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, और यहाँ आता है हमारा नंबर 4 का फंड, एक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी इंडेक्स फंड। अगर एफएमसीजी फंड स्थिरता का स्तंभ है तो ये फंड ग्रोथ का इंजन है। लेकिन एक दिलचस्प अंतर है। जबकि पिछला फंड उन जरूरी उत्पादों में निवेश करता है जिन्हें हर कोई किसी भी स्थिति में खरीदता है, ये फंड उन चीजों पर फोकस करता है जिन्हें हम विवेकाधीन खपत कहते हैं, यानी ऐसी कंपनियां जो वो सामान और सेवाएं बेचती हैं जिन्हें लोग तब खरीदते हैं जब उनके पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा होता है और अर्थव्यवस्था को लेकर वे आशावादी होते हैं। सोचिए, गाड़ियां, एसी, महंगे कपड़े, घूमना फिरना, मनोरंजन। और इस फंड में शामिल नाम बाजार के कुछ सबसे बड़े नाम हैं। कल्पना कीजिए कि आप मारुति सुजुकी, टाइटन, एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों के एक हिस्से के मालिक हैं। जी हाँ, हम उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो अपने अपने सेक्टर पर राज करती हैं और लगातार नई खोज कर रही हैं। ये फंड रमेश के लिए दिलचस्प क्यों हो सकता है? क्योंकि एफएमसीजी फंड के विपरीत ये फंड ज्यादा मुनाफे की संभावना प्रदान करता है, खासकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था में। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा होता है तो इस तरह के सेक्टर तेजी से बढ़ते हैं। हालांकि इस ग्रोथ के साथ थोड़ी ज्यादा अस्थिरता भी आती है। संकट के समय में, उदाहरण के लिए, ये फंड एफएमसीजी फंड की तुलना में ज्यादा गिर सकता है। अब आंकड़ों की बात करते हैं। यह फंड रमेश के लिए कैसा प्रदर्शन कर सकता है? 1 साल बाद उनका 1 करोड़ रुपए का निवेश बढ़कर लगभग 1.11 करोड़ रुपए हो सकता है, जो एक दिलचस्प लाभ है। लेकिन रुकिए, जब आप देखेंगे कि लंबी अवधि में क्या होता है। 10 साल बाद इस फंड के साथ ये शुरुआती रकम 3 गुने से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 2.90 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। 20 सालों में रमेश का निवेश लगभग 9.35 करोड़ का हो सकता है। ये लगभग 10 करोड़ के करीब है। और 30 साल बाद यहीं पर यह फंड असल में चमकता है। ये 1 करोड़ रुपए का निवेश बढ़कर लगभग 30 करोड़ हो सकता है। भले ही इसकी डिविडेंड दर कम हो, फिर भी ये एक शानदार रकम होगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हर साल लगभग 12 लाख का रिटर्न, यानी हर महीने लगभग 1 लाख की पैसिव इनकम। तो ये फंड रमेश के लिए क्या मायने रखता है? ये वो हिस्सा है जो अच्छे समय में ग्रोथ की क्षमता लाता है। ये ज्यादा रूढ़िवादी फंडों की तुलना में तेजी से ग्रोथ दे सकता है, और यही इसे लंबी अवधि में ग्रोथ चाहने वाले किसी भी पोर्टफोलियो के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है। इस फंड के साथ रमेश एक सपनों के पोर्टफोलियो के एक कदम और करीब हैं, जो एफएमसीजी सुरक्षा को थोड़ी हिम्मत के साथ संतुलित करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप ऐसी कंपनियों में निवेश करने में दिलचस्पी लेंगे जो आर्थिक आशावाद के साथ बढ़ती हैं? अगर हां, तो जरा रुकिए, क्योंकि अगला फंड एक और भी रोमांचक संयोजन लेकर आ रहा है। ये सुरक्षा को एक ऐसे जरूरी सेक्टर के साथ मिलाता है जिसकी मांग हमेशा रहती है, हेल्थ केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी सूची के तीसरे फंड पर पहुंचते हैं, जो सुरक्षा के साथ विकास का एक बेहतरीन मिश्रण लेकर आता है, एक हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। अगर कोई एक सेक्टर है जिसकी मांग हमेशा रहती है
तो वो है हेल्थ केयर। आखिरकार हम सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना होता है, चाहे आर्थिक हालात कैसे भी हों, और ये फंड ठीक इसी में निवेश करता है। हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियां जिनकी मांग हमेशा बनी रहती है, जिनका एक स्थिर और वफादार ग्राहक आधार होता है। हम यहाँ सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और सिप्ला जैसी दिग्गज कंपनियों की बात कर रहे हैं, जो न केवल हेल्थ केयर में अग्रणी हैं, बल्कि लगातार नई खोज भी करती हैं। तो ये रमेश के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर स्वाभाविक रूप से डिफेंसिव होता है। ये आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील होता है। इसका मतलब है कि संकट के समय में ये फंड अन्य सेक्टरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है। उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट के दौरान जब बाजार बुरी तरह गिरा था, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत कम गिरा था। ये दिखाता है कि ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो ऐसा निवेश चाहते हैं जो ग्रोथ तो दे, लेकिन मुश्किल समय में संपत्ति की रक्षा भी करे। और ये रमेश के पोर्टफोलियो में कैसे तब्दील होता है? चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1 साल बाद रमेश अपने 1 करोड़ के निवेश को लगभग 1.19 करोड़ तक बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये एक मामूली शुरुआत है, लेकिन याद रखें, ये लंबी अवधि की स्थिरता और ग्रोथ वाला फंड है। 10 साल बाद ये निवेश लगभग 2.75 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो शुरुआती रकम से 2 गुने से भी ज्यादा है। 20 साल बाद इसका मूल्य बढ़कर 8.90 करोड़ तक पहुंच सकता है, लगभग 9 करोड़ के करीब। और 30 साल बाद यहां इस फंड की ग्रोथ की ताकत वास्तव में चमकती है। समय के साथ रमेश का शुरुआती निवेश लगभग 33 करोड़ तक पहुंच सकता है। साथ ही उन्हें हर साल लगभग 32 लाख का डिविडेंड भी मिल सकता है, यानी हर महीने लगभग 2.7 लाख। कल्पना कीजिए कि ये रकम हर महीने अतिरिक्त पैसिव इनकम के रूप में मिल रही हो। ये रमेश के लिए क्या मायने रखता है? ये उनके पोर्टफोलियो में एक ठोस रक्षात्मक आधार प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि उनके पैसे का एक हिस्सा एक ऐसे सेक्टर में है जो हमेशा प्रासंगिक और लचीला रहता है। अब हम अपनी सूची के दूसरे फंड पर पहुंच गए हैं, और ये उन लोगों के लिए है जो इनोवेशन की ताकत में विश्वास करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी इंडेक्स फंड की, जैसे कि नैस्डैक 100 ETF, और कई अन्य नवाचारों की बात कर रही हैं जो दुनिया को बदल रही हैं। इस फंड के साथ रमेश अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसे सेक्टर की उच्च विकास क्षमता जोड़ते हैं जो उतार चढ़ावों के बावजूद सालों से अविश्वसनीय रूप से लाभदायक रहा है। अब हम अपनी उल्टी गिनती के ग्रैंड फिनाले पर पहुंच गए हैं। नंबर 1 फंड जो अधिकतम ग्रोथ क्षमता को उस सेक्टर की परिवर्तनकारी शक्ति के साथ जोड़ता है जो भविष्य को आकार दे रहा है। एक प्योर प्ले इंडियन IT इंडेक्स फंड। ये फंड उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते हैं। अगर नैस्डैक 100 हमें टेक बाजार का एक व्यापक दृष्टिकोण देता है, तो यह फंड और भी आगे जाता है। ये विशेष रूप से उन अत्याधुनिक भारतीय IT कंपनियों पर केंद्रित है जो नवाचार के साथ वैश्विक बाजार का नेतृत्व कर रही हैं। तो इस फंड में कौन सी कंपनियां शामिल हैं? यहां हमारे पास इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HCL टेक्नोलॉजीज जैसे दिग्गज हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी के सच्चे टाइटन्स। ये कंपनियां मिलकर फंड का एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जिनमें न केवल बाजार की ताकत है, बल्कि नवाचार और अनुकूलन की एक असाधारण क्षमता भी है। अब इसका रमेश के लिए क्या मतलब है? अन्य फंडों के विपरीत जो सेक्टोरल संतुलन लाते हैं, ये फंड लगभग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में निवेशित है। इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन जो लोग इस सेक्टर की ग्रोथ में विश्वास करते हैं, उनके लिए ये फंड घातीय प्रशंसा को पकड़ने का एक मौका प्रदान करता है। चलिए देखते हैं कि ये फंड रमेश के पोर्टफोलियो के लिए क्या कर सकता है। 1 साल बाद रमेश का 1 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश लगभग 1.28 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो पहले साल के लिए एक प्रभावशाली शुरुआत है। 10 साल बाद ये रकम लगभग 5.70 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ये सीधे तौर पर टेक सेक्टर की तेज ग्रोथ को दर्शाता है। 20 साल बाद अब हम इस फंड की घातीय क्षमता देखते हैं। इस अवधि में रमेश का शुरुआती निवेश 22.50 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। प्रशंसा में एक सच्ची छलांग।
और 30 साल बाद अगर रमेश इस फंड को 30 साल के अंत तक रखते हैं तो उनका निवेश लगभग 81.50 करोड़ तक पहुंच सकता है। ये फंड रमेश के लिए क्या दर्शाता है? ये वो फंड है जो ग्रोथ को अधिकतम करता है, नवाचार की भावना और टेक सेक्टर की तेज रफ्तार का प्रतीक है। इस फंड के साथ रमेश अपने पोर्टफोलियो में शुद्ध ग्रोथ की एक परत जोड़ते हैं जो हाल के दशकों के सबसे होनहार सेक्टर पर केंद्रित है। ये उन लोगों के लिए एकदम सही फंड है जो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी न केवल बढ़ेगी बल्कि आने वाले सालों में दुनिया को गहराई से बदल देगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास उन कंपनियों में निवेश करने का अवसर होता जो डिजिटल क्रांति का निर्माण कर रही हैं, जो भविष्य को आकार दे रही हैं, तो क्या आप इसे लेंगे? तो हमने देखा है कि ये फंड घातीय ग्रोथ का प्रतिनिधित्व करता है, जो डिजिटल परिवर्तन में विश्वास करने वालों और अधिकतम संभावित मुनाफा हासिल करने वालों के लिए आदर्श है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या अपने पोर्टफोलियो को और भी संतुलित करने का कोई तरीका है? हम जानते हैं कि ग्रोथ आकर्षक है, लेकिन सुरक्षा का क्या? क्या होगा अगर रमेश इस उच्च प्रशंसा क्षमता को एक ऐसी संरचना के साथ जोड़ना चाहते हैं जो मुश्किल समय के दौरान उनके निवेश की रक्षा करे? सफल निवेशकों द्वारा ठीक इसी संतुलन को प्राप्त करने के लिए कुछ रणनीतियां व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। जानना चाहते हैं कि रमेश किसी भी आर्थिक परिदृश्य के लिए तैयार एक मजबूत पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं? चलिए अगले विषय में संतुलन और विविधीकरण के रहस्यों का पता लगाते हैं। जब एक ऐसे पोर्टफोलियो के बारे में सोचते हैं जो सुरक्षा और ग्रोथ दोनों चाहता है, तो एक अवधारणा सबसे अलग दिखती है, विविधीकरण। और वास्तव में जब हम सफल निवेशकों को देखते हैं तो विविधीकरण एक केंद्रीय टुकड़ा होता है। लेकिन आप रिटर्न को अधिकतम करने और जोखिमों को कम करने के लिए विविधीकरण कैसे करते हैं? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले चलिए विचार करें कि विविधीकरण का क्या मतलब है। हम सिर्फ अलग-अलग संपत्ति खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। सच्चा विविधीकरण उन संपत्तियों में निवेश करके प्राप्त किया जाता है जो बाजार के उतार चढ़ाव पर अलग-अलग प्रतिक्रिया करती हैं। उदाहरण के लिए, आप ग्रोथ के लिए टेक शेयरों में, स्थिरता के लिए कंज्यूमर स्टैपल्स में और संकट के समय में सुरक्षा प्रदान करने वाले डेट फंड्स में एक हिस्सा आवंटित कर सकते हैं। ये संतुलन अधिनियम रे डालियो जैसे बड़े नामों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक दृष्टिकोण है जो अपनी ऑल वेदर रणनीति के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो किसी भी आर्थिक परिदृश्य के लिए तैयार हो। इस रणनीति का रमेश जैसे किसी व्यक्ति के लिए क्या मतलब है? चलिए कल्पना करते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए 1 करोड़ रुपए हैं। वे उदाहरण के लिए रकम का 40% इंडेक्स फंडों में आवंटित कर सकते हैं, जैसे कि स्थिरता के लिए एफएमसीजी और ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी फंड। एक और 30% अस्थिरता को कम करने के लिए एक डेट फंड में जा सकता है और 30% अंतर्राष्ट्रीय शेयरों में जो उभरते बाजारों और वैश्विक अवसरों के लिए जोखिम लाता है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है रीबैलेंसिंग, एक तकनीक जिसकी सिफारिश प्रमुख निवेशक करते हैं। इसका मतलब है कि समय समय पर रमेश संपत्ति के अनुपात को समायोजित करने के लिए अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कर सकते हैं। शीर्ष निवेशक पैसिव इनकम उत्पन्न करने वाली संपत्तियों के महत्व पर भी जोर देते हैं, जैसे कि डिविडेंड देने वाले शेयर या ब्याज की पेशकश करने वाले बॉन्ड फंड्स। वॉरेन बफे उदाहरण के लिए एक डिविडेंड आधारित दृष्टिकोण का पालन करते हैं, तो रमेश के लिए नियमित डिविडेंड का भुगतान करने वाली संपत्तियों को शामिल करने का मतलब अतिरिक्त आय हो सकता है, जबकि उनकी पूंजी बढ़ती रहती है। और अंत में कई निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सरल लेकिन प्रभावी युक्ति डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग (DCA) की अवधारणा है। नियमित रूप से समान रकम का निवेश करना, चाहे बाजार में उतार चढ़ाव कुछ भी हो। यह तकनीक, जिसे SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में जाना जाता है, निवेशकों को कीमतें कम होने पर अधिक शेयर खरीदने और कीमतें ज्यादा होने पर कम खरीदने की अनुमति देती है, जिससे एक ही बार में प्रतिकूल समय पर सब कुछ खरीदने का जोखिम कम हो जाता है।
अब चलिए रमेश की रणनीति पर वापस आते हैं। वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे संतुलित कर सकते हैं और क्या आपने रणनीतिक रूप से अपने निवेशों में विविधता लाने के बारे में सोचा है? और यहाँ हम रमेश की यात्रा का समापन करते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने शीर्ष फंडों को कवर किया। हमने देखा कि कैसे प्रत्येक फंड अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ एक ठोस रणनीति में योगदान देता है। हालांकि एक लचीले पोर्टफोलियो का असली रहस्य व्यक्तिगत फंडों को चुनने से परे है। यह इस बात में निहित है कि हम अपनी रणनीतियों में कैसे विविधता लाते हैं, संतुलन बनाते हैं और समायोजित करते हैं। और अब रमेश के पास न केवल अच्छे रिटर्न की तलाश करने बल्कि लंबी अवधि में अपनी पूंजी की रक्षा और मजबूती के लिए आवश्यक ज्ञान है। और आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे? हमें कमेंट्स में बताएं कि किस फंड या रणनीति ने आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। और इस तरह के और कंटेंट के लिए प्रो बफे HQ को सब्सक्राइब करें। चलिए वित्तीय विकास और सुरक्षा की इस यात्रा पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। आखिरकार भविष्य उन फैसलों से शुरू होता है जो हम आज लेते हैं। ये फंड भविष्य की एक खिड़की की तरह है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कंपनियों पर फोकस करता है, जो न केवल बाजार के साथ कदम मिलाकर चलती हैं बल्कि उसकी रफ्तार तय करती हैं। एक पल के लिए सोचिए, उन कंपनियों के बारे में कल्पना कीजिए जो हाल के दशकों में सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। कौन से नाम दिमाग में आते हैं? शायद एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे नाम, है ना? ये सभी दिग्गज इस इंडेक्स का हिस्सा हैं और आज की अर्थव्यवस्था के सबसे इनोवेटिव और क्रांतिकारी सेक्टरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस फंड का सार टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और डिजिटल खपत की ताकत को पकड़ना है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इंजन हैं। लेकिन ये रमेश को कैसे फायदा पहुंचा सकता है? FMCG या हेल्थ केयर जैसे ज्यादा रूढ़िवादी फंडों के विपरीत इस फंड का एक आक्रामक ग्रोथ प्रोफाइल है जो लंबी अवधि में मुनाफा चाहने वालों के लिए आदर्श है। हाँ, इसमें ज्यादा अस्थिरता हो सकती है, लेकिन यही अस्थिरता ही है जो सालों साल प्रभावशाली ग्रोथ के लिए जगह बनाती है। चलिए देखते हैं कि ये फंड रमेश के पोर्टफोलियो में कैसा प्रदर्शन करेगा। 1 साल बाद उनका 1 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश बढ़कर लगभग 1.24 करोड़ हो सकता है। सिर्फ 1 साल के लिए ये एक तेज ग्रोथ है। 10 साल बाद और यहाँ चीजें गर्म होने लगती हैं। 1 दशक में रमेश का निवेश लगभग 3.90 करोड़ तक पहुंच सकता है। 20 साल बाद यहाँ पर यह फंड वास्तव में चमकता है। इस अवधि में इसका मूल्य 15.25 करोड़ तक पहुंच सकता है, यानी 15 करोड़ से भी ज्यादा। और 30 साल बाद अगर वो इस निवेश को बनाए रखते हैं तो रमेश अपनी शुरुआती पूंजी को 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में बदलते हुए देख सकते हैं। ये फंड रमेश के पोर्टफोलियो में क्या लाता है? ये विस्फोटक ग्रोथ और प्रमुख तकनीकी रुझानों का फायदा उठाने का मौका लाता है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन